शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि बाबा साहब ने जब आरक्षण की मांग की, बाबा साहब ने जब प्रतिनिधित्व की मांग की, तो बाबा साहब की इस राजनीतिक मांग का किस तरह से शासक वर्ग के द्वारा मखौल उड़ाया गया, उस बात का जिक्र करते हुए शासक वर्ग को बाबा साहब मनुस्मृति के उन पन्नों को पलटने की बात करते हैं जिसमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, अस्पृश्यों को, बहुजनों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, किसी खास शासक वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार था। उस बात की बात साहब याद दिलाते हैं कि इस तरह से पढ़ लेने पर जीभ काट ली जाती थी और सुनने पर उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता था। आज के अम्बेडकर संदेश में इस बात का बाबा साहब स्वयं जिक्र करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश इतिहास को याद दिलाने वाला संदेश है। आपको अंत तक जरूर बात कर लेना चाहिए। आज का अम्बेडकर संदेश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 233 से 238 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। भारत में शासक वर्ग अपनी सत्ता और शक्ति को त्यागने से इनकार ही नहीं करता, बल्कि शोषित वर्गों की राजनीतिक मांग की खिल्ली उड़ाने से भी कभी नहीं चूकता। शासक वर्ग के कुछ सदस्य इस हद तक पहुंच गए हैं कि उन्होंने शोषित वर्ग की मांग को बकवास और हास्यास्पद बताते हुए प्रचार करने के लिए कटाक्षपूर्ण व्यंग्यात्मक पेरोडी लिखी, यानी कि हंसी मजाक का पात्र बना दिया जब बाबा साहब ने यहाँ डिमांड की अस्पृश्यों की राजनीतिक संरक्षण की। डॉक्टर आरपी परांजपे, जो ऑस्ट्रेलिया में नए हाई कमिश्नर बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने पेरोडी लिखी थी। ये समझना कठिन है कि डॉक्टर परांजपे जैसे गणमान्य व्यक्ति ने कैसे इस प्रकार के विचार लेख में शामिल किए। इस प्रकार के मिरासियों जैसे कटाक्ष और पेरोडी, इसे भंडेलापन कह सकते हैं, शैली अपनाकर आभास कराया जा सकता है कि शोषित वर्गों के सदस्य यदि ऐसी मांगे करने के लिए निपट मूर्ख भी नहीं तो पथभ्रष्ट अवश्य हैं। शासक वर्गों के लोग शोषितों की उन मांगों का विरोध करते हुए इस बात का उपदेश देते हैं कि भारतीय परंपरागत निपुण नीति बनाए रखने के लिए शासन के प्रत्येक स्तर पर योग्यतम व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी को अवसर न दिया जाए। सम्मानित साथियों, यहाँ पर पेरोडी जो लिखी गई, आप जरूर जानना चाह रहे होंगे कि आखिर किस तरह की पेरोडी लिखी गई। डॉक्टर आरपी परांजपे, जो ऑस्ट्रेलिया में नए हाई कमिश्नर बनाकर भेजे गए थे, और बाबा साहब आश्चर्यचकित हैं इस बात को जानकर कितने हाई लेवल पे वर्क करने वाले व्यक्ति के द्वारा इस तरह की घटिया और मूर्खतापूर्ण जो पेरोडी लिखी गई, हास्यास्पद है, कटाक्ष बाबा साहब ने यहाँ पर उन पर किया है। और उसका जिक्र एक, वैसे बहुत सारी पेरोडी यहाँ पर है जो हम आपको दिखाने की कोशिश करें, लेकिन उनमें से एक हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया से उद्धरण लिया है 1942 में। जे अस्पताल में एक ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप हुई रामजी सोनू की मृत्यु की जांच करने के लिए कोरोनर श्री को एकाएक बुलाया गया। डॉक्टर तनु पांडव, जाति नाई थी। डॉक्टर तानु पांडव, जाति नाई, ने बयान दिया कि उन्होंने ऑपरेशन किया था। वे पेट में एक फोड़े पर चीरा लगाना चाहते थे, परंतु उनका चाकू हृदय में घुस गया और मरीज की मृत्यु हो गई। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इस प्रकार का कोई ऑपरेशन पहले कभी किया है, उन्होंने कहा कि केवल एक दिन पूर्व ही उन्हें अस्पताल का मुख्य सर्जन नियुक्त किया गया था, क्योंकि तब आरक्षण के फलस्वरूप उनके संप्रदाय की बारी आ गई थी। परंतु उन्होंने इससे पहले कभी सेव करने के रेजर के अतिरिक्त शल्य चिकित्सा औजार को हाथ भी नहीं लगाया था। जूरी ने अपने निर्णय में मृत्यु का कारण दुर्भाग्य बताया। सम्मानित साथियों, ये पेरोडी जो बाबा साहब यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिसको सम्मिलित किया इस अम्बेडकर संदेश में, इस भाग में पेज नंबर 235 पर है। ये बताने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि वर्तमान में भी अगर अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी का व्यक्ति कोई इस तरह का मामला फंस जाता है, जैसा कि यहाँ पे जिक्र किया गया, तो लोग कहने लगते हैं कि ये आरक्षण से आए हैं।
मतलब एक हंसी मजाक बनाया जाता, हंसी उड़ाई जाती है। जबकि वही अपर कास्ट का व्यक्ति अगर इस तरह की गलती करता है तो वहाँ पर ऐसी बात नहीं कही जाती है। सामान्य साथियों, यही बात बाबा साहब कहते हैं कि किस तरह की पेरोडी और भी कई ऐसी हैं, हास्यास्पद हैं, जिनको यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन हमने एक आपको बताया ताकि आप अंदाजा लगा सकें। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि इस सिद्धांत पर किसी को कोई ऐतराज नहीं कि योग्यतम व्यक्ति की जगह उससे कम योग्य व्यक्ति को और साधारण योग्यता के व्यक्ति की जगह बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति को न लगा दिया जाए, परंतु ऐसा तर्क भारतीय इतिहास की घटनाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्णतया निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के अनुसार जो योग्यतम व्यक्ति चुना जाता था वह शासक वर्ग से ही संबंधित होता था। योग्यतम व्यक्ति कौन होगा? तब बाबा साहब यहाँ पर जिक्र करते हुए कहते हैं कि भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो योग्यतम व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ शासक वर्ग, और शासक वर्ग कौन है? ब्राह्मण वर्ग। मतलब योग्यतम व्यक्ति का मतलब अगर चुनना है तो ब्राह्मण वर्ग ही होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इस बात का जिक्र करते हुए बाबा साहब कहते हैं, सामान्य साथियों, आप इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं अम्बेडकर संदेश के माध्यम से, और हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होते हैं आवाज का ऑफिशियल इसी यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि परंतु ऐसा तर्क भारतीय इतिहास की घटनाओं पर दृष्टिपात करने से पूर्णतः निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के अनुसार जो योग्यतम व्यक्ति चुना जाता था वह शासक वर्ग से ही संबंधित होता था। शासक वर्ग के विचार से ये सिद्धांत बहुत ठीक था, परंतु क्या वह सिद्धांत शोषित वर्ग के दृष्टिकोण से ठीक कहा जा सकता है? क्या श्रेष्ठ जर्मन फ्रांसीसियों के लिए श्रेष्ठ हो सकता है? क्या श्रेष्ठ तुर्क यूनानियों के लिए श्रेष्ठ हो सकता है? क्या कोई पोलैंड वासी यहूदी के लिए श्रेष्ठ हो सकता है? इन प्रश्नों का सही उत्तर मिलने में संदेह है। जाति या देशज योग्यता की उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती। मनुष्य यंत्रवत नहीं है, वह मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते कुछ के प्रति उसकी सहानुभूति है तो कुछ के प्रति घृणा द्वेष भी होता है। ये तर्क सचमुच श्रेष्ठ व्यक्ति पर भी लागू होता है। उस पर जातीय सहानुभूति एवं वर्गीय द्वेष भाव करने का दोषारोपण किया जा सकता है। इन बातों पर ध्यान देने से प्रकट होता है कि शासक वर्ग से संबंधित श्रेष्ठ व्यक्ति शासित वर्गों के दृष्टिकोणों से बहुत निषिद्ध साबित होगा। शासक वर्ग और शासित वर्गों के दृष्टिकोणों में वही अंतर है जैसा कि दो भिन्न राष्ट्रों में होता है। शासक वर्ग के लोग शासित वर्ग से मिराशीपन दिखाकर द्वेष प्रकट करते समय भूल जाते हैं कि भारत में शासक वर्ग और शासित वर्ग के बीच का अंतर ठीक वैसा ही है जैसा कि फ्रांसीसी और जर्मन का, तुर्की और यूनानियों का, अथवा पोलैंड निवासियों का और यहूदियों के बीच। इसका कारण वही है कि वे एक दूसरे का शासन बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे शासन करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठतम ही क्यों ना हो। शासक वर्ग शोषितों की मांग का विरोध करते समय ये भी भूल जाता है कि उसने सत्ता में आने के लिए कौन से साधन अपनाए थे। उन्हें स्वयं अपनी मनुस्मृति के पन्ने पलटने से पता चलेगा कि जिन हथकंडों से उन्हें सत्ता मिली है वे ठीक वैसे ही हैं जैसे कि डॉक्टर परांजपे ने अपने व्यंग लेख में लिखा है। मनुस्मृति के अध्ययन से पता चलेगा कि ब्राह्मण जो शासक वर्ग का मुख्य तत्व है, उसने राजनीतिक शक्ति अपने बौद्धिक बल से ही प्राप्त नहीं की। बौद्धिकता किसी की बपौती नहीं है। इन्होंने तो जातिवाद के आधार पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। मनुस्मृति के विधान के अनुसार पुरोहित के पद, सम्राट के पुरोहित, पुजारी, लॉर्ड चांसलर, उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति और न्यायाधीशों और सम्राट के मंत्रियों के पद ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। यहाँ तक कि सेना के सेनापति के पद पर ब्राह्मण के होने के आदेश दिए गए थे, चाहे वह अनुपयुक्त ही क्यों न हो। वे सभी ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित थे। ब्राह्मण अपने वर्ग के लिए लाभ और सत्ता संरक्षण से ही संतुष्ट नहीं थे। वे जानते थे कि केवल संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है। गैर ब्राह्मण जातियों में ब्राह्मणों के समान योग्यता वाले लोगों द्वारा मुख्य पदों को प्राप्त करने और ब्राह्मणों के आरक्षण को उखाड़ फेंक देने वाले लोगों के आंदोलन की संभावनाओं को समाप्त करना भी ब्राह्मणों ने आवश्यक समझा। ब्राह्मणों ने समस्त आदिशासी पदों को अपने लिए आरक्षित करने के साथ साथ शिक्षा पर ब्राह्मणों का एक अधिकार कायम रखने के लिए विधान बनाया। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, ब्राह्मणों ने विधान बनाकर हिंदू समाज के निम्नतर वर्ग के लिए पढ़ाई लिखाई अपराध घोषित कर दिया।
जिसका उल्लंघन करने वाले को कठोर तथा अमानुषिक दंड जैसे अपराधी की जीभ कटवा लेना और उसके कान में पिघलता हुआ शीशा डलवा देना की व्यवस्था की गई। कांग्रेसी ये कहकर छुट्टी नहीं पा सकते कि ऐसे दंड अब नहीं दिए जाते। उन्हें मानना होगा कि वैसे दंड अब नहीं दिए जाते, परंतु उन नियमों के अस्तित्व में रहने का शासक वर्ग अब भी लाभ उठा रहा है। ईमानदारी से कांग्रेसी लोग शासित वर्गों की मांग को सांप्रदायिक नहीं कह सकते, क्योंकि वे जानते हैं कि ब्राह्मणों ने सत्ता हथियाने के लिए सबसे बुरी सांप्रदायिकता का सहारा लिया है। यदि आज शासित वर्ग के लोग अपने लिए संरक्षण मांगते हैं तो इसका कारण यह है कि ब्राह्मण ने अपनी सुख सुविधाओं को सुरक्षित रखने के लिए पहले ही से कानून बनाकर शासित वर्ग द्वारा विद्या अध्ययन तथा संपत्ति संचय पर दंड का विधान कर दिया। वास्तव में शोषित वर्गों के लोग जिस संरक्षण की मांग कर रहे हैं वह उसका आधा भी नहीं है, जितना कि ब्राह्मणों ने अपनी उन्नति और सुख सुविधाओं को सुरक्षित रखने के लिए लिया है, जिसके लिए उन्होंने काले कानून बनाए और दास वर्गों को आज तक पद दलित बनाकर रखा है। जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके संदर्भ में शासक वर्ग के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, शासित वर्ग के विचार में ये स्वार्थ है। शासक वर्ग भारत की जिस आज़ादी के नाम पर लड़ाई लड़ रहा है उसका उद्देश्य विदेशियों से सत्ता छीनकर शासित दास वर्गों पर शासन करना है। शासक वर्ग स्वामियों का सेवकों पर शासन चाहता है, जो नाजीवाद के उस सिद्धांत की मनमानी के सिवाय कुछ नहीं, जिसके अंतर्गत अपने को श्रेष्ठ बताने वाला ही सर्वशक्तिमान होना चाहिए। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ पर रोकने जा रहे हैं सम्मानित साथियों, लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश में आपने देखा पासा ने एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन कहा कि बौद्धिकता किसी की बपौती नहीं है, यानी कि शिक्षा कोई भी प्राप्त कर सकता है, कोई भी बुद्धिजीवी हो सकता है, लेकिन मनु स्मृति के अनुसार जो यहाँ पर विधान बनाए गए, जिस तरह से उसका जिक्र आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब ने किया है, मनुस्मृति में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, किस तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, उनका कुछ जिक्र आपको करना है। आज का यही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहब ने जो मनुस्मृति का जिक्र किया यहाँ पर आज के अम्बेडकर संदेश में, उसका क्या मतलब है, मनुस्मृति की किस घटनाक्रम को बाबा साहब यहाँ जिक्र करते हैं, बहुत ही संक्षेप में आप बता सकते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप शेयर अवश्य करेंगे, ये भरोसा है, विश्वास है मुझे, और इसी विश्वास के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।